चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल के क्लास में लोकसभा अध्यक्ष, साथ ही साथ लोकसभा के उपाध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों के विषय में मैं चर्चा कर रहा था। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां के विषय में मैंने बताया भी था। कुछ बातें जो है अभी रह गई थी, इसके संबंध में भी देखते हैं। और लोकसभा के कार्य के विषय में मैंने चर्चा किया था और लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के विषय में आज चर्चा करेंगे। हाँ, लोकसभा के उपाध्यक्ष के जो कार्य हैं, मुख्य रूप से मैंने बताया भी था कि लोकसभा के सदस्य सदन के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इसको भी मैंने चर्चा किया था। साथ ही साथ लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में वही प्रक्रिया है जो अध्यक्ष के चुनाव में अपनाई जाती है। साथ ही साथ पद और कार्य भी लगभग लोकसभा अध्यक्ष के समान भी हैं उपाध्यक्ष के, तो इसके विषय में देख लेते हैं। और ये भी हमने चर्चा किया था कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। सेम परिपाटी भी चुनाव की वही है जो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा की जो मुख्य रूप से जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। पिछली वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियों के विषय में मैंने चर्चा भी किया था और विस्तृत बताया था, और जिस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर भी मैंने चर्चा किया था। लोकसभा की जो शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहला है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित तथा उनके पद से हटाने की शक्ति। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचन की प्रक्रिया और उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, यह सभी मैंने बताया था आपको। क्योंकि ये भी चर्चा किया था कि लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही यह चुनाव कराया जाता है। और मुख्य रूप से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और यह परिपाटी रही है कि लोकसभा के सदस्यों में वरिष्ठतम सदस्य जिसको मुख्य रूप से कार्य का अनुभव हो, उसे ही लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। वह पद पर अपने तब तक बना रहता है कि जब तक नई लोकसभा के गठन में नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। यही प्रक्रिया उपाध्यक्ष में भी अपनाई जाती है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया रही है, तो संकल्प पारित करके सदन में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। तो संकल्प पारित करने का तात्पर्य क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। ये बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रक्रिया या किस पद्धति के माध्यम से हटाया जाता है, तो संकल्प पारित करके या महाभियोग की प्रक्रिया से। हाँ, देखेंगे जो संकल्प पारित या महाभियोग की प्रक्रिया या मुख्य रूप से अविश्वास प्रस्ताव जो जिस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया था, मुख्य रूप से कौन कौन है। भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष भारत के जीवी मावलंकर, जिसका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इनके खिलाफ सदन में संकल्प पारित किया गया था। तो 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ, 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ और 1988 में बलराम जाखड़ के खिलाफ जो है सबसे पहले संकल्प पारित किया गया था। और संकल्प पारित करने के बाद इन्हें अपने पद से हटा दिया गया था। तो लोकसभा की जो शक्तियां हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित तथा उनके पद से हटाने की शक्ति, यह रही। लोकसभा के दूसरे कार्य हैं कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना। तो मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? लोकसभा करती है। मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति
उत्तरदायित्व होती है, उत्तरदायित्व होती है। यानी कि ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जो है क्या है, प्रति उत्तरदायित्व होती है और लोकसभा मंत्रिपरिषद पर पर्याप्त नियंत्रण रखता है। तो जैसे सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मुख्य रूप से जैसे मंत्रिपरिषद के सदस्य को यदि हटाया जाता है या प्रधानमंत्री मुख्य रूप से इस्तीफा दे देता है तो सामूहिक रूप से उसकी जो मंत्रिपरिषद है वह भंग कर दी जाती है। तो ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, यानी मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, लोकसभा करती है। तो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य लोकसभा करती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और साथ ही साथ लोकसभा मंत्रिपरिषद पर पर्याप्त नियंत्रण रखता है। तीसरा कार्य है वित्त पर नियंत्रण रखना। तो वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी कौन करता है, लोकसभा करती है। हमने बताया था आपको वित्त के संबंध में, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण कौन करता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। और कोई धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। यदि मान लीजिए राज्यसभा में भी धन विधेयक जाता है तो 14 दिन का समय दिया जाता है, किसको, राज्यसभा को। यदि राज्यसभा उस विधेयक पर विचार करे या न करे, 14 दिन के बाद जो है वह विधेयक पारित माना जाएगा। तो जो विधेयक धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक किसी सदन में पेश हो सकता है, चाहे राज्यसभा में पेश हो चाहे लोकसभा में पेश हो, लेकिन धन विधेयक या वित्त विधेयक जो है यह लोकसभा में ही पारित होगा। हाँ, राज्यसभा में यदि जाता है तो 14 दिन का समय होता है, राज्यसभा को दिया जाता है। अगर उस पर विचार करे या न करे, अगर नहीं भी करती है तो 14 दिन के बाद उसे स्वतः पारित माना जाएगा। इस प्रकार की परिपाटी रही है। तो वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य जो है वह लोकसभा करती है। सदन में स्थान को रिक्त करना, तो हमने राज्यसभा के संबंध में भी बताया था और लोकसभा के संबंध में भी बता रहा हूँ। यदि कोई लोकसभा का सदस्य, यदि सदन की कार्यवाही चल रही हो और सदन की कार्यवाही में लगातार 60 दिन या 60 दिन तक यदि उस अवधि में वह बराबर अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है। तो यह संवैधानिक व्यवस्था है कि 60 दिन की जो अवधि है ना, अब 60 दिन की अवधि में यह जोड़ा जाता है कि लोकसभा का अधिवेशन या लोकसभा के कार्य जो चल रहे हैं, लोकसभा के अधिवेशन चल रहे हों, लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो, यदि कोई सदस्य लगभग 60 दिन तक सदन की कार्यवाही में अगर भाग नहीं लेता है तो उसके पद को रिक्त कर दिया जा सकता है। यह अधिकार दिया गया है, किसको दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। आगे की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को नामंजूर करने की भी शक्ति है। तो लोकसभा अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के तहत यह लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जैसा कि आप जानते होंगे अनुच्छेद 352 के तहत ही लगाया जाता है। और आपातकाल तो एक चैप्टर ही है, अगले क्लास में मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि आपातकाल जो है 3 प्रकार के भारत में होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, एक राष्ट्रपति शासन राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल जो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की यहाँ बात है। राष्ट्रीय आपातकाल को नामंजूर करने की भी शक्ति किसको है, लोकसभा को है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी जो उद्घोषणा होती है राष्ट्रीय आपातकाल की, यदि उस उद्घोषणा को लोकसभा नामंजूर कर देता है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारत में नहीं लागू हो पाएगी। यानी कि मुख्य रूप से यह जो समयावधि होती है और जो चैनल होता है,
तो इन चैनल से गुजरना होगा। यह कह रहे हैं कि लोकसभा अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को भी नामंजूर कर सकती है। ऐसा नामंजूरी लोकसभा में विशेष अधिवेशन बुला करके किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को यदि नामंजूर करना है तो लोकसभा की विशेष बैठक बुला करके राष्ट्रीय आपातकाल को नामंजूर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगली लोकसभा की जो शक्ति है, जेल भेजने की शक्ति। तो जेल भेजने की जो शक्ति है, मुख्य रूप से लोकसभा के सदस्य या सदन का कोई सदस्य, सदन की जो मर्यादा है, सदन के जो प्रोटोकॉल हैं, या सदन के गरिमा बना के नहीं रखता, या सदन में किसी प्रकार का यदि वह बाधा डालता हो, तो क्या है कि उसे जेल भेजा जा सकता है। तो वैधानिक व्यवस्था है कि सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी और सदन की मर्यादा क्या है, सदन की गरिमा क्या है, और साथ ही साथ सदन में कौन कौन से कार्य दिए गए हैं, कौन सा आपको करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो है प्रदान की गई हैं लोकसभा के माध्यम से। यदि कोई सदस्य इस प्रकार के अवांछनीय व्यवहार करता है तो उसे जेल भेजने की शक्ति भी लोकसभा को प्रदान की गई है। अगला देखते हैं, संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में भी ये अलग टॉपिक है। ये लोकसभा की शक्तियां हैं। अगला है संसद सदस्यों की योग्यता क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि वह, भाई ये छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वह भारत का नागरिक हो, जैसा कि ये तो पहले मानक है कि वह भारत का नागरिक हो, विदेशी नागरिक ना हो। तो भारत का नागरिक हो, और लोकसभा की शक्तियों में मुख्य रूप से तो इसे शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि योग्यता का प्रश्न है ये। तो जो संसद का सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या क्या होती है। तो भारत का नागरिक, साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचन के संबंध में 25 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो। यानी 25 वर्ष की आयु बाउंडेशन है लोकसभा में सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु का बाउंडेशन है। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा की जो वैधानिक व्यवस्था है, उस वैधानिक व्यवस्था या उस नियम के अनुसार वह कार्य करता हो। मुख्य रूप से जो बातें कही गई हैं कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। यानी कि मुख्य रूप से संविधान की जो तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण की बात कही गई है उसको फॉलो करना होगा। ठीक है ना। तो साथ ही ये जो योग्यता के संबंध में है, वनडे एग्जाम में जो संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रश्न पूछता है, ये 25 वर्ष की लोकसभा में और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु का जो बाउंडेशन है कि उसकी उम्र वह पूरी कर चुका हो। इसका प्रश्न आता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है। तो वह व्यक्ति जो है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इस प्रकार के प्रश्न जो है बराबर वनडे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न। यदि संसद का कोई सदस्य जिसके खिलाफ अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न अगर उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? उसका विनिश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। यानी कि यह कह रहा है कि संसद का कोई सदस्य हो जिसके खिलाफ अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद होता है, ठीक है ना, उसका विनिश्चय जो है राष्ट्रपति करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता भी है कि अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय या निस्तारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है
कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद सदस्यों के दल बदल से संबंधित कोई विवाद होता है तो कौन करेगा? कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभापति करेंगे। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और यहाँ राज्यसभा का सभापति तो सभापति जो होगा राज्यसभा का, यानी कि उपराष्ट्रपति। अब देखिए कि यह कह रहा है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो प्रश्न का विनिश्चय होगा वह राष्ट्रपति करेगा, लेकिन संसद सदस्यों के दल बदल से संबंधित कोई अगर मामला आता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। दल बदल से संबंधित कोई प्रश्न का अगर निस्तारण करना है तो, और नहीं तो राष्ट्रपति ही उसका निस्तारण करता है या विनिश्चय करता है। साथ ही साथ देखते हैं संसद का जो सत्र होता है और संसद का जो स्थगन होता है, सत्रावसान होता है, और साथ ही साथ संसद का विघटन जो होता है उसका प्रभाव क्या होता है। तो मुख्य रूप से आप पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि संसद का जो सत्र होता है, संसद का सत्र एक वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है, 2 बार, ठीक है ना। यानी कि एक वर्ष में संसद का जो सत्र होगा 1 वर्ष में 2 बार बुलाया जाएगा, लेकिन यह प्रथम बैठक और अंतिम बैठक मुख्य रूप से, यानी कि 2 वर्ष का जो समय है 2 बार बुलाया जाएगा। तो यानी कि एक बैठक में 6 माह का अंतर न हो, 6 माह का अंतर न हो, यानी कि वर्ष में जो 2 बार बुलाया जाएगा तो उसमें कह रहा है कि 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि वर्ष में 2 बार, यानी कि संसद का जो सत्र बुलाया जाता है वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। जो स्थगन संबंधी बातें आती हैं कि संसद का जो स्थगन किया जाता है, तो संसद का जो स्थगन किया जाता है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। देखिए संसद का स्थगन करना होगा तो संसद का स्थगन जो करना होगा वह लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, और राज्यसभा में कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा, तो यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है उसका स्थगन करता है। साथ ही साथ जो सत्र की बात बता रहे हैं कि सत्रावसान जो करता है, तो सत्रावसान कौन करेगा? तो सत्र को जो बुलाने की बात होती है और सत्र को सत्रावसान करने की बात होती है। तो सत्रावसान की जो बात होती है, लेकिन राज्यसभा में लंबित जो विधेयक होते हैं मुख्य रूप से, और साथ ही साथ यह कह रहा है कि जैसे जब कोई विधेयक इस तरह से पेश किया जाता है और मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई हो, है ना, या उसका स्थगन कर दिया गया हो, तो जो लंबित विधेयक होते हैं लोकसभा में वह तो समाप्त हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो लंबित विधेयक होते हैं, यदि मान लीजिए लोकसभा ने पारित कर दिया हो, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि संसद का जो स्थगन है, संसद का स्थगन कर दिया गया और जो लंबित विधेयक हैं तो लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह कह रहा है कि यदि लोकसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया हो और राज्यसभा में चला गया हो, तो राज्यसभा में जब चला जाता है तो राज्यसभा उसे निलंबित नहीं कर सकती, स्थगित नहीं कर सकती, उसे समाप्त नहीं कर सकती, उसे पारित माना जाएगा। इस प्रकार की जो बातें कही गई हैं, इस प्रकार से कही गई हैं। तो संसद का सत्र जो है वर्ष में 2 बार होता है। स्थगन जो होता है संसद का, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति करता है। विघटन का जो प्रभाव होता है, मैंने बताया भी कि जो विघटन का प्रभाव होता है लोकसभा में, तो हमने बताया यही कि जो विधेयक यदि लंबित हैं, ठीक है ना, जैसे लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा का यदि विघटन कर दिया गया तो वह विधेयक समाप्त माना जाता है। लेकिन अगर यदि लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया हो और वह विधेयक राज्यसभा में चला गया हो,
ठीक है ना, तो उस विधेयक को पारित माना जाएगा, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यह लोकसभा के विघटन का प्रभाव होता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि यह तो विघटन से संबंधित, सत्रावसान से संबंधित बातें हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो सत्रावसान होता है ना, जो सत्रावसान होता है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति करेगा। तो यह सभी बातें जो हैं इसके संबंध में हैं। साथ ही साथ देखेंगे संसद सदस्यों की शपथ, जो सदस्य संसद के हैं, ठीक है ना, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद सदस्यों को शपथ दिलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है ये कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी ही संसद सदस्यों को शपथ दिलाएगा। तो अनुपस्थित की स्थिति में इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है संसद के सदस्य शपथ लेंगे। अब देखिए वेतन कितना मिलता है संसद सदस्यों को? तो वेतन जो है मुख्य रूप से जो मूल है 1,51,833 रुपये प्रति माह, है ना, प्रति माह, यानी कि 1,51,833 रुपये प्रति माह मूल वेतन है ये, ठीक है ना। इसके अलावा जो है संसद सदस्यों को मेडिकल की सुविधाएं, यात्रा की सुविधाएं, है ना, और साथ ही साथ क्षेत्र में भ्रमण करने की सुविधाएं, आवास, बिजली, है ना, ये सभी जो सुविधाएं हैं इनके मूल वेतन में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो वह वेतन जो है लगभग 1,75,000 के इर्द गिर्द या 2 लाख की तरफ चला जाता है। लेकिन जो मूल वेतन है संसद सदस्यों का मूल वेतन कितना है? 1,51,000 रुपये प्रति माह देय होगा। यह कैसे देय होगा? भारत की संचित निधि के माध्यम से दिया जाएगा संसद सदस्यों को वेतन, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि संसद की जो गणपूर्ति होती है वह 1/10 सदस्यों से होती है। संसद का कोई अधिवेशन हो, संसद को बुलाने की प्रक्रिया हो, या संसद में किसी प्रकार की बहस की बातें हों, या लोक महत्व के संबंध में कोई बातें हों, यानी कि संसद के जो बैठक होगी उसमें 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो संसद सदस्यों की जो गणपूर्ति होती है 1/10 सदस्यों से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वनडे कंपटीशन में बराबर पूछता है। तो 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। आगे की तरफ देखेंगे संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है ना, और साथ ही साथ जो सत्रावसान कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बराबर वनडे कंपटीशन में प्रश्न जो है पूछा करता है। संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं, ठीक है ना, जो संयुक्त अधिवेशन है किस कंडीशन में, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए कब जाते हैं? निर्वाचन के बाद, यानी कि निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में, यानी कि निर्वाचन के बाद जो लोकसभा का निर्वाचन हो जाएगा या राज्यसभा का निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि नई लोकसभा का गठन हो जाए या नई राज्यसभा का गठन हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर वनडे कंपटीशन में यह पूछता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य तो करेगा, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होगी, जैसे यानी कि संसद की संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है। यानी कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अलग प्रकार का प्रश्न पूछता है। और संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना। तो
तो संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य, उसको स्थगित करने का कार्य, और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि और साथ ही साथ संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वह कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और देखिए, जो मुख्य रूप से ये तो उसके संबंध में हो गया। संसद में जो प्रयोग करने वाली भाषा है, तो आप संसद में यदि जो प्रयोग करने वाली भाषा है, आप हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति आपको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, या अपनी आप मातृभाषा में बोल सकते हैं। तो जैसा कि यह विस्तृत रहा, और चूँकि ये चैप्टर ही थोड़े विस्तृत है, अगले क्लास में संसद के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना इसलिए ना भूलें क्योंकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी शीघ्र ही आप तक पहुँच जाएगी। और कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि किसी प्रकार का यदि कोई कंप्लेन हो या कोई त्रुटि हो तो उस पर आप अपना विचार दे सकते हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।